हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। अब ये क्लास 12th के अंदर आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, सभी स्टूडेंट्स आई एम श्योर इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। उसमें तो पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, डिटेल डिस्कशन है। फ्रैंकली आई वाज थिंकिंग कि शायद यहाँ इस डिस्कशन की बहुत जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर्ड है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि उस पर भी मेरी पूरी वीडियोस बनी हुई हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहां पढ़ें। वहां जहाँ ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दिया गया है, यहाँ बहुत ब्रीफ डिस्कशन है। तो जब डिटेल्ड वर्जन सेम ईयर में सेम सिलेबस में अवेलेबल है तो वहां से पढ़ना चाहिए। बट फिर भी जितना आपकी बुक में दिया हुआ है उतना मैं यहां भी आपको बता रहा हूं। सो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1947 के बाद 5 ईयर प्लान्स लगाए, बट वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के एंगल से सक्सेस नहीं हुई। मेजॉरिटी पॉपुलेशन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रही। इंडिया में लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत थी। शुरू में मेजर एक्टिविटीज की फॉर्म में पब्लिक सेक्टर को ही आगे कर दिया गया। उसकी वजह, एक तो इसकी वजह यह भी थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव भी नहीं कर रहे थे। बट वर्ल्ड तो अपने हिसाब से चेंज हो रहा था। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह से कंपटीशन बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था कि हर एमएनसीज का कंसेप्ट आ गया था कि एक कंट्री की कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में जाके बिजनेस कर रही थी। दे वर आल्सो विलिंग टू कम एंड वर्क इन इंडिया, मींस इंडिया में वो फॉरेनर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। इंडिया इज सच ए बिग मार्केट और इंडियन प्रोडक्ट्स की भी फॉरेन कंट्रीज में मार्केट बन सकती थी। तो एवरीथिंग वाज पॉसिबल, बट समहाउ कुछ हो नहीं रहा था, है ना। तो उस समय फिर लिबरलाइजेशन के फॉर्म में ये 1991 के पास हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 1991 के पास, है ना, 1990-91 के पास। उस समय इसको फिर ना एक तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया। ओपन समझते हैं आप कि भाई जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको काफी हद तक एबॉलिश कर दिया कि भाई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ सेट पैरामीटर्स कर दिया, आप इस पे काम करो बस, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो रिजर्वेशन थी वो हटा दी। जो सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे वो मेजॉरिटी खत्म कर दिए। कुछ को तो रखना ही पड़ेगा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कंट्री की, अब जैसे रेलवेज है, कुछ चीजें तो थी अभी भी वो रिजर्व ही हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर सेक्टर्स को जो है पब्लिक सेक्टर की उस रेंज से हटा दिया। जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज थी, मतलब सिक पब्लिक सेक्टर्स थे, उनको माना सेल ऑफ कर दिया, उसमें प्राइवेट इक्विटी इंसर्ट कर दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दी कि भाई ठीक है आप लोग आओ यहाँ पैसा लगाओ, प्लांट लगाओ, इन्वेस्ट करो, कंपनियां खोलो, और टेक्नोलॉजी वाइज उनको अलाउ कर दिया। तो मतलब इस तरह से बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल एंगल से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ओपन अप किया गया। नहीं तो उससे पहले इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही बन के रह गई थी, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। सो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, मैं तो बोलूंगा इन ए वे, कि इसको ओपन अप करो भाई, इसको कब तक आप दबा के रखोगे। सो दैट इज इन ब्रीफ दिस इंडियन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और यू कैन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो इसका एम क्या था, वाज टू क्रिएट ए मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अभी मोर कॉम्पिटिटिव किस सेंस में, पहले फॉरेनर्स की एंट्री नहीं इंडिया में ऑलमोस्ट। तो उससे क्या हो रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो भी माल बना रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं, जो भी क्वालिटी है, जो भी प्राइस है, इंडियन कंज्यूमर्स को वही लेना पड़ रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अब जब आप फॉरेनर्स को अलाउ कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी लगेगा भाई करो कुछ। सो मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, है ना। And to remove the barriers of entry and growth of firms. Remove the barrier का मतलब बैरियर कैसे लगाया हुआ था, बैरियर लाइसेंसिंग से था। हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वो अपने आप में बैरियर का काम कर रही थी। ज्यादा चीजों का इंपोर्ट अलाउड नहीं, एक्सपोर्ट में दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट में दुनिया भर की राशनिंग और ऑल दैट। तो उन सब चीजों को फिर खत्म किया गया। अब अगर हम ब्रॉड फीचर्स की बात करें, डी लाइसेंसिंग, कुछ एक सिलेक्टेड सेक्टर्स को छोड़ के लाइसेंस का सिस्टम खत्म कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं। फिर आप देखते ही हो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, फिर वो करप्शन होगा, जो ऑफिसर को लाइसेंस देना उसके हाथ में अगर सारी पावर है तो फिर वो बिना पैसे लिए, माना फॉर एग्जांपल, नहीं देगा तो फिर वो काम ही नहीं हो पाता था। तो डी लाइसेंसिंग। इसी तरह से डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओरिजिनली गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम ही करेंगे, लेकिन 30-40 सालों की आजादी के बाद भी इनको लगा कि ज्यादा कुछ पब्लिक सेक्टर कमा नहीं पा रहा। ज्यादातर पब्लिक सेक्टर या तो फेल है या लॉस में है, बहुत ही कम। अच्छा, लॉस में तो जाना ही था ना, क्योंकि एम पब्लिक सेक्टर का पैसा कमाना था नहीं, पब्लिक सर्विस ही था। लेकिन कब तक करोगे भाई, एक स्टेज के बाद वो भी फिर बताओ तो ना सिक कंपनीज बन गई, लॉस मेकिंग यूनिट्स बन गई। तो इसलिए फिर उनको डी रिजर्व किया कि भाई ठीक है तुम रहने दो, उन सेक्टर्स को, उनको प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर किया
सेल ऑफ किया और कुछ एरियाज की एरियाज ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रख दिए गए। देन फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी वही जो ऊपर मैंने पॉइंट डिस्कस किया उसी का ही एक्सटेंशन है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया। दैट इज बेसिकली इट इज द यू कैन से सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स। वो एक ही बात है कि माना 51% शेयर बेच दिए या कितने परसेंट शेयर्स बेच दिए, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। सेलिंग ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ द शेयर्स और यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बेसिकली प्राइवेट लोगों को एंट्री दे दी। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत सारी ऐसी बन गई जो प्योर सरकारी नहीं रही एक तरह से। उसमें कुछ हिस्सा अगर आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया तो फिर वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गया, वो भी अपना दिमाग लगाएंगे, आपको सजेशंस देंगे, मीटिंग्स में बैठेंगे, सब कुछ होगा। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। फिर फॉरेन कैपिटल को अलाउ किया, है ना। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल का मतलब ये हो गया कि उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। ये आपने शायद सुनी भी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप समझते हैं इसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाहर की किसी कंपनी को इंडिया में एक प्रोजेक्ट अलाउ कर देना, यानी वो लोग यहाँ आएंगे, जमीन खरीदेंगे और कोई प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, अपने साथ में हो सकता है मशीन्स भी लाएं, तो वो मतलब पूरा एक फंडा है। तो दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि यहाँ आकर वो लंबे समय तक थोड़ा तो टिकेंगे। जब नेचुरली एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 1-2 दिन में तो भाग नहीं जाएगा। तो ऑल दैट। इसी तरह से टेक्निकल कोलैबोरेशन फॉरेनर्स के साथ, आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये जो पॉइंट्स हैं वो फॉरेन से रिलेटेड ही ज़्यादा है। टेक्निकल कोलैबोरेशन, है ना। इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको बनाया गया कि भाई किस तरह से बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए। आप नाम से ही समझ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये बनाया गया। फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम थी, वही कंपटीशन। अब आप अगर किसी प्रोडक्ट को सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही बनाने दे रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर उस एसेंशियल प्रोडक्ट को या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को बना सकती हैं, उनको आप मौका ही नहीं दे रहे। अब उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई भी ढंग से पूरी ना हो पा रही हो। तो फिर एक स्टेज के बाद लगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी कंपीट करने दिया जाए और उसको ओपन अप कर दिया गया और मेजॉरिटी आइटम्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी डी रिजर्व कर दी। डी रिजर्व का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। बाद में उसको हटा दिया गया उस चीज को कि नहीं भाई सब बनाओ, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जिसको जो करना है करो, बहुत हो गया। तो बेसिकली जो लाइसेंसिंग और कोटा वाला जो सिस्टम था ना, उससे बदलकर अब आ गया क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये एलपीजी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में निकल के आए, ठीक है ना। अब इनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।